हेलो दोस्तों, श्री हरि क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 अध्याय 2 संविधान निर्माण के अभ्यास के प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। इस चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आपके लाइक करने से, शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साहवर्धन होता है। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम सफल हैं और आपके लिए हमारा वीडियो उपयोगी रहा है। धन्यवाद। प्रश्न पहला, नीचे कुछ गलत वाक्य हैं। हर एक वाक्य में की गई गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। पहला, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। इसका आंसर है, यह कथन गलत है। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को इस बारे में लगभग स्पष्ट ही था कि स्वतंत्रता के बाद देश में लोकतंत्र ही होगा, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक लंबा और कठिन संघर्ष करना पड़ा था। स्वतंत्रता के पश्चात वे देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए वचनबद्ध थे। भारतीय संविधान के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। ये दूसरा प्रश्न है, यह गलत है। भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान की सभी व्यवस्थाओं के बारे में समान विचार नहीं रखते थे। कई सदस्य देश में एकात्मक शासन प्रणाली का समर्थन करते थे, जबकि अन्य संघीय व्यवस्था के पक्ष में थे। प्रश्न का, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। इसका उत्तर होगा, यह आवश्यक नहीं है कि जिस देश में संविधान है वहाँ पर लोकतंत्रीय व्यवस्था ही होगी। संविधान में तानाशाही और सैनिक प्रशासन की व्यवस्था भी की जा सकती है। घ, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इसका आंसर होगा, यह बात ठीक नहीं है। संसद 2/3 के बहुमत के साथ संविधान की किसी भी धारा में संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अतः 1950 में संविधान के लागू होने से लेकर अब तक लगभग 100 से भी अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। प्रश्न दूसरा है, दक्षिण अफ्रीका को लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से जो सही है वह है ग वाला, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का टकराव। ये वाला सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता। तो 4 विकल्पों में से ख वाला सही है, शासन प्रमुख का नाम का प्रावधान नहीं होता। चौथा है, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठा है। पंडित मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा 1928 में भारत का संविधान बनाया, इसमें इनकी भूमिका रही थी। दूसरा है B.R. अम्बेडकर। ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू, ये संविधान सभा की सदस्य थीं। इस तरह से ये सही जोड़ी आप मिला लें। प्रश्न 5वां, जवाहरलाल नेहरू ने नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें।
प्रश्न का है, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? इसका आंसर होगा, ये शब्द जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए अपने प्रसिद्ध भाषण में कहे थे। उन्होंने कहा था कि भारत का भविष्य जब भारत स्वतंत्र हो रहा है, आराम करने या सुस्ताने का नहीं बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जो लोगों से किए गए हैं। उनके अनुसार भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना जो दरिद्रता, ज्ञान और बीमारियों, अवसर की असमानता से जूझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं? इसका आंसर बहुत सरल है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें, यही हमारे लिए उचित होगा। ग, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? आंसर हो जाएगा, वे चाहते थे कि संविधान निर्माता यह शपथ लें कि वे अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा मानवता की सेवा के लिए समर्पित करें। घ, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आँख से आंसू पोंछने की है। वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे हैं? वे इस कथन में, उत्तर हो जाएगा, वे इस कथन में महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी की ही ऐसी इच्छा थी, कामना थी। प्रश्न 6वां, हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्यों और उनके अर्थ हैं, उन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। तो ये का वाला संप्रभु, इसका जो सही मेल होगा, फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। फिर गणतंत्र, शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है। बंधुत्व, इसका सही आंसर होगा लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। फिर धर्मनिरपेक्ष, सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। अगला है 7वां प्रश्न, कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियाँ राजा के शासन का विरोध कर रही थीं। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चलें। चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियां नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रहे थे। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आपको वैसे करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सजेस्ट कर रहे हैं आपको, इसके माध्यम से आप और भी इसमें जोड़ सकते हैं। प्रिय मित्र, नेपाल की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपने मुझे जो पत्र लिखा है, उस संबंध में मेरा विचार यह है कि लोगों को एक नई संविधान सभा की स्थापना की मांग करनी चाहिए, जो नेपाल के लिए गणतंत्रीय संविधान का निर्माण करे और वहाँ पर राजतंत्र को समाप्त कर दे। सन 2005 में नेपाल के सम्राट ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया था और लोगों से सारे अधिकार तथा स्वतंत्रता वापस छीन लिए थे, जो उन्हें एक दशक पहले प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है 8वां, भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं? इसमें पहला जो कारण दिया है, अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए
लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। ये तो बात सही है, परंतु भारत को लोकतंत्रीय व्यवस्था अंग्रेजी शासकों से उपहार के रूप में नहीं मिली है। अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीयों को इसके साथ एक लंबा संघर्ष करना पड़ा और अनेक कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी। इसका प्रश्न है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। और इसका आंसर हो जाएगा, चूँकि अंग्रेज़ों के अलोकतांत्रिक शासन काल के दौरान भारत के सभी लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इकट्ठे मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला किया था, इसलिए भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना आवश्यक बन गया था। हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। उत्तर हो जाएगा, यह बात सच है कि भाग्यवान भारतीयों को ऐसे नेता मिले जिनकी सोच लोकतंत्रीय थी, इसलिए स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक व्यवस्था का लाया जाना स्वाभाविक ही था। प्रश्न 9वां, 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। ये पूरा अंश पढ़ने के बाद जो आंसर देना है उसका आंसर हम सीधा सीधा बता देते हैं आपको। इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान में दिए गए मूल्यों से मेल नहीं खाते। इन मूल्यों का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना के आरंभिक शब्द हैं, हम भारत के लोग, जिसका अर्थ है पुरुष और महिलाएं दोनों। यह सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय दिलाने की बात करती हैं। इसमें कहा गया है कि नागरिकों के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक असमानताओं को कम किया जाएगा और सरकार सभी की भलाई के लिए कार्य करेगी। कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे। ऊपर दिए गए पैराग्राफ में महिलाओं की जिस स्थिति का वर्णन किया गया है वह संविधान में दिए गए मूल्यों के अनुसार नहीं है। प्रश्न 10वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने कारण भी बताइए। पहला जो प्रश्न है, संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा, यह कथन ठीक नहीं है। एक साधारण कानून संसद द्वारा पास किया जाता है और संसद जब चाहे उसमें अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकती है। इसके विपरीत संविधान के नियमों का महत्व अधिक होता है, जिन्हें संसद को भी मानना पड़ता है। इन नियमों में परिवर्तन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। यह कथन ठीक है, क्योंकि संविधान के अनुसार ही सारे अंगों का गठन होता है, चाहे वो न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो या कार्यपालिका हो। नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप से है। यह कथन भी ठीक है, नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि संविधान जितना संस्थाओं से संबंधित है उतना ही वह मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है।
थैंक यू दोस्तों, आपने हमारा इस वीडियो को देखा। वीडियो के अंत में आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।